हमारा फ्लैग, हमारा प्यारा तिरंगा जिसके बीच में है अशोक चक्र, हमारा राष्ट्र चिन्ह, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो एडेप्टेशन है लायन कैपिटल ऑफ अशोका से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सब अवार्ड से भी बड़ा मानने जाने वाला पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जिसका नाम है अशोक चक्र। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, इतने बड़े अवार्ड्स और भी बहुत कुछ, इन सब से जुड़ा है एक नाम, अशोक। लेकिन क्या आपने कभी अशोक के लाइफ के बारे में किसी ओकेजन को सेलिब्रेट किया है या कहीं सुना है? जैसे कि उनकी जयंती हो गई, या उनका राज्याभिषेक हो गया, या फिर मान लीजिए उनकी पुण्यतिथि हो गई? नहीं ना। एक ऐसे महान राजा जिन्होंने असल मायने में राज किया था जाम्बू द्वीप पे, यानी अखंड भारत पे, तो ऐसा क्या हो गया कि हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम पर इन्फ्लुएंस रहने वाले अशोक के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। और अगर बताया भी गया हो तो मान लीजिए हिस्ट्री बुक्स के किसी एक या दो पैराग्राफ्स में, जो जीता वही सिकंदर, ये तो हमने हमेशा बोला है और सुना भी है। लेकिन असलियत में जिसने इस दुनिया का सबसे विशाल एम्पायर खड़ा किया, ऐसे अशोका द ग्रेट को हम क्यों भूल चुके हैं? आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस महान शासक की, बात करेंगे चक्रवर्ती अशोक सम्राट की। ये कहानी शुरू होती है 4th सेंचुरी बीसी में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्य की स्थापना की। उन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को हराकर मौर्य एम्पायर को खड़ा किया, और इसी मौर्य वंश के तीसरे रूलर बने अशोक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे थे। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। कहते हैं कि अशोक बचपन से ही शूर वीर थे और एक लीडर की कैपेबिलिटी उनमें बचपन से ही थी। ये बात तब की है जब अशोक केवल 18 साल के थे और तक्षशिला में एक रिबेल हो गया था। उनके पिताजी बिंदुसार ने 18 साल के अशोक को वहां का रिबेल कुचलने के लिए भेजा था। लेकिन एक बात कमाल की है कि अशोक की इमेज एक क्रूएल रूलर या फिर क्रूएल लीडर की थी। अब जैसे ही तक्षशिला के लोगों को यह पता चला कि उनका रिबेल कुचलने के लिए खुद अशोक आ रहा है, तो वो रिबेल अपने आप ही दब गया, और इसी के रिवॉर्ड के रूप में अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया गया। अब भले ही अशोक कितने भी कैपेबल हो, लेकिन वो क्राउन प्रिंस नहीं थे। बिंदुसार के क्राउन प्रिंस थे अशोक के बड़े भाई सुशीम। अब बात ऐसी थी कि अशोक की माँ ये एक साधारण फैमिली से थी और वही सुशीम की माँ ये एक राज परिवार से, इसीलिए सुशीम ये क्राउन प्रिंस थे। कुछ सालों बाद तक्षशिला में फिर से एक विद्रोह होता है, और इस बार उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने बड़े बेटे क्राउन प्रिंस सुशीम को भेजते हैं। उन दिनों में बिंदुसार की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब होता ऐसा है कि कुछ मिनिस्टर्स अशोक को सपोर्ट करते हैं अगला राजा बनने के लिए, और क्योंकि सुशीम तक्षशिला में थे इसीलिए उनको अपोज करने के लिए वहां कोई नहीं था और अशोक राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ही इस बात की खबर सुशीम को पड़ती है, सुशीम फौरन तक्षशिला से निकल के पाटलिपुत्र की तरफ आता है, और ऐसे शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट फॉर द थ्रोन। अशोक इतने क्रूएल थे कि लोग कहते हैं कि उन्होंने गद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। जरा सोचिए आप, इतना निर्दयी आदमी जिसने अपने 99 भाइयों का खून कर दिया सिर्फ गद्दी पाने के लिए। और फिर जैसे ही अशोक राजा बन जाते हैं, उन्होंने अपने राज्य का एक्सपांशन करना शुरू किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनका एक अलग से टॉर्चर रूम था जिसे अशोकाज हेल इस नाम से जाना गया है। कुछ लोग ये कहते थे कि अशोक खुद नर्क में जाके ट्रेनिंग लेके आए हैं, और इसी सब की वजह से अशोक का नाम पड़ गया था चंड अशोक। अपने इस राज्य के विस्तार यानी एक्सपांशन पॉलिसी के चलते करीबन 260-61 बीसी के बीच अशोक ने कलिंग पे हमला कर दिया। इस वॉर को अशोक ने खुद लीड किया था। ये वॉर इतना डिस्ट्रक्टिव था
कि इस वॉर में करीबन 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बेघर हो गए थे। जरा सोचिए, आज से 2500 साल पहले किसी वॉर में 1 लाख और 1.5 लाख लोग बेघर होना कितनी बड़ी बात होती है, और इसी ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। अशोक शायद दुनिया के ऐसे पहले राजा थे जो जीतने के बाद भी मायूस थे। इस कलिंग के युद्ध ने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया और अशोक ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। हिस्टोरियन रोमिला थापर कहती है कि कलिंग वॉर से करीब 2 साल बाद अशोक ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। बुद्धिज्म को स्वीकार करते ही अशोक ने बोधि ट्री, लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ को विजिट किया। ये सभी जगह भगवान बुद्ध के लाइफ से जुड़े हुए थे। इसी के साथ सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को पूरे भारत में स्प्रेड करने का काम किया। उन्होंने अपने बेटे महिंद्रा और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। सम्राट अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल का भी आयोजन किया, जिससे भारत में बुद्धिज्म स्प्रेड होने के लिए काफी मदद हुई। दुनिया जिस अशोक को चंड अशोक कहती थी, वो अब धम्म अशोक बन चुके थे, और इनकी इसी अहिंसावादी पॉलिसी ने भारत के अन्य राज्यों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बना दिए। सम्राट अशोक ने बुद्धिस्ट आइडियल्स को लेके एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस था। भले ही सम्राट अशोक खुद बुद्धिस्ट थे, लेकिन मौर्यन एम्पायर ये बुद्धिस्ट एम्पायर नहीं था। वहां पे सभी जाति धर्म के लोग साथ में रहते थे। सम्राट अशोक ने बुद्धिस्ट टीचिंग और धम्म का मैसेज एडिक्ट्स ऑफ अशोका के थ्रू स्प्रेड किया, जो कि पाली और प्राकृत लैंग्वेज में थे। कहते हैं कि हर जगह पे उन्होंने एक आदमी अपॉइंट किया था जो रोज इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के सुना सके। इसी में अशोक को देवानाम प्रिय यानी बिलव्ड ऑफ द गॉड्स कहा गया। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने रेलिक्स ऑफ बुद्धा यानी भगवान बुद्ध के अवशेष और उनसे रिलेटेड वस्तुओं को 84,000 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में ले जाके उस पर कई स्तूप्स बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में एक जमाने में 84,000 स्तूप्स हुआ करते थे। उन्होंने बनाया हुआ मौर्यन आर्किटेक्चर पूरे दुनिया में फेमस था। आज के डेट में भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, भारूच स्तूप, धामेक स्तूप और महाबोधि बुद्ध विहार। सम्राट अशोक ने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो हमारे भारत की पहचान बन गई। लेकिन आप सोचिए, भारत का एक ऐसा महान सम्राट जिसके बिना आज का भारत पूरा नहीं होता, उसके बारे में हमारे इतिहास के किताब में केवल 1 या 2 पैराग्राफ्स मिलते हैं। क्या उनकी लेगेसी सिर्फ एक पैराग्राफ तक सीमित है? तो सवाल ये उठता है कि महान सम्राट अशोक को आखिर हम भूल क्यों गए? एक रीजन हो सकता है कि मौर्यन एम्पायर के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी यूनिवर्सिटीज, आर्किटेक्चर, लिटरेचर सब बर्बाद करके रख दिया और इसी में अशोक गुमनाम होते गए। अशोका द ग्रेट, जिसे दुनिया ने ग्रेट कहा, उसे हमने भुला दिया। तो आइए इस भूले हुए सम्राट को फिर से याद करें, क्योंकि अगर हम हमारे इतिहास को नहीं समझेंगे तो हमारा आज और कल कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।